अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड ईयर फिज़िक्स। देखिए बेटा, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है एसी थ्रू अ कैपेसिटर। कल हमने रजिस्टर पढ़ा था और उसमें हमने ये डिस्क्राइब किया था कि हमारे पास जो रजिस्टर होता है उसके अंदर जो करंट है वो कैसे फ़्लो करता है, लेकिन कैपेसिटर के अंदर ये क्लियरली हमें पता नहीं होता कि उसके अंदर जो करंट है वो फ़्लो कैसे करेगा। पहली बात तो ये है कि जो डीसी करंट होता है वो कैपेसिटर में से फ़्लो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर आपको पता है दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, उनके दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक एज अ मीडियम के तौर पर भी यूज़ होता है। तो डीसी के अंदर तो कभी भी करंट जो है कैपेसिटर के अंदर डीसी करंट तो फ़्लो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम कैपेसिटर के अंदर एसी करंट को फ़्लो करते हैं और उसको कैसे फ़्लो करना है उसको देखने के लिए हम जो है वो एक अल्टरनेटिंग सोर्स लेते हैं, एसी सोर्स लेते हैं। उसको जाकर हम अटैच करते हैं पहले जो है वो यहाँ पर एक बल्ब के साथ, किसके साथ, सीरीज़ तरीक़ा से। फिर उसको हम जाकर जोड़ेंगे एक कैपेसिटर के साथ। यहाँ पर जो कैपेसिटर लगाएंगे वो 1 माइक्रोफैरड का होगा और उसको हम आकर अटैच कर देंगे यहाँ पर एक स्विच के साथ। ये यहाँ पर बेटा हमारे पास एक स्विच है, क्या है जी, अल्टरनेटिंग सोर्स को हमने एक बल्ब के साथ और बल्ब को हमने सीरीज़ तरीक़ा से एक जो है वो कैपेसिटर से अटैच किया और वो कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरड का, और उसको जाकर फिर हम अटैच कर देंगे एक स्विच को। अब जब इस हमने स्विच को क्लोज़ करना है, जब हम स्विच को क्लोज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक जो बल्ब होगा वो लाइट अप हो जाएगा, उससे रोशनी आएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि वाकई कैपेसिटर में से अब जो एसी करंट है वो फ़्लो हो रहा है, लेकिन डीसी में से एसी करंट फ़्लो नहीं होता। ठीक है जी, कैपेसिटर में से डीसी करंट फ़्लो नहीं होता, एसी हो जाता है। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि कैपेसिटर में से भी करंट फ़्लो हो रहा है। अब इसके लिए हमने देखना है कि कैपेसिटर चार्जिंग कब करता है और डिस्चार्जिंग कब करता है। इसके लिए हमारे पास हम क्या लेंगे, एक अल्टरनेटिंग सोर्स लेंगे। अब 2 पॉइंट्स हम अटैच कर देंगे। फ़र्ज़ क्या, ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये अपर पॉजिटिव प्लेट है और लोअर नेगेटिव प्लेट है। अगर करंट फ़्लो करे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव, तब तो वो करेगा चार्जिंग, मतलब उसका जो पोटेंशियल होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है जी, लेकिन अगर इसका उलट हो जाए, मतलब वही हम एसी सोर्स लें, उसको हम जाकर जोड़ दें एक जो है वो कैपेसिटर के साथ। अब उलट कर दें, ऊपर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, ये ए है ये बी है, लेकिन अब करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो, मतलब इस डायरेक्शन में हो। पहले तो हमने पॉजिटिव से नेगेटिव किया था ना, अब हम उलट कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अब चार्जिंग नहीं करेगा बल्कि वो डिस्चार्जिंग करेगा, और इसकी वजह से होगा क्या कि जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। तो इस तरह हम ये चेक कर सकते हैं कि कैपेसिटर कैसे जो है ना अपने अंदर से एसी पोटेंशियल को, एसी करंट को या एसी वोल्टेज को फ़्लो करता है इन चीज़ों की मदद से। उसके लिए हमारे पास अगर अकॉर्डिंग टू कैपेसिटर फार्मूला देखें तो वो होता है Q इज़ इक्वल टू सी वी। Q जो है वो चार्ज है, C इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर और V इज़ द पोटेंशियल। इसको हम इक्वेशन अगर 1 का नाम दे तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। V इज़ इक्वल टू होता है V नॉट साइन ओमेगा टी। इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास Q इज़ इक्वल टू C V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ये दो चीज़ें C और V नॉट जो है वो बेटा यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है जी, और इसको अगर हमने ग्राफ से चेकआउट करना हो तो वो भी हम देख सकते हैं कि कैसे इनकी वैल्यू चेंज होती हैं। उसके लिए जो है वो यहाँ पर मैंने अलग अलग बनाकर पहले दिखा दिया है कि ये जो लाइन है ये वोल्टेज को शो करती है, यहाँ से ये लाइन जा रही है, और डॉटेड जो लाइन नीचे है ये चार्ज को शो करेगी, जबकि ऊपर से जो लाइन नीचे की तरफ आ रही है वो करंट को शो करेगी हमारे पास यहाँ पे। ठीक है जी, और इसी तरह अब हम इसको थोड़ा सा, इस ग्राफ को हम बोलते हैं QT ग्राफ। ठीक है, अब QT ग्राफ को हम क्या करते हैं जी, जब वोल्टेज और इसमें ये देखें, ये जो कर्व है और ये जो कर्व है ये वोल्टेज की है और ये चार्ज की है, ये शो कर रही है जब पॉइंट 0 होता है हमारे पास। ठीक है, और अगर हमारे पास यहाँ पर जो चार्ज है वो 0 आ जाए तो उस वक्त जो हमारे पास स्लोप है 0 से लेकर A तक वो मैक्सिमम हासिल होगी।
जब हमारे पास वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो ये जो हमारे पास ये करंट है ये भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर होता है कि अकॉर्डिंग टू ओम लॉ वी डायरेक्टली आई होता है। वी अगर मैक्सिमम है तो आई भी मैक्सिमम। देखो वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी 0 to A तक, तो करंट भी ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब मैक्सिमम से मिनिमम। जब यहाँ पर पहुँचेगा B तक तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और करंट जब यहाँ पर पहुँचेगा, उसको मैंने N से जाहिर किया, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी। और इसी तरह फिर आगे अगर जाने की बात करें तो वो नेगेटिव होना, यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर ये नेगेटिव होना शुरू। मतलब अगर करंट पॉजिटिव है तो वोल्टेज भी पॉजिटिव, करंट नेगेटिव है तो वोल्टेज भी क्या है हमारे पास, नेगेटिव। O से A के यहाँ तक हमें मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट हासिल होगा, जो इक्वल होता है हमारे पास π/2 के। यहाँ पर ये मैक्सिमम हमारे पास जो है वो करंट हासिल होता है। अच्छा, उसके बाद जो है ये आपने मज़ीद इसको यहाँ से देख भी लेना है। और उसके बाद बेटा हम करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, देखिए जी, कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस है उसकी डेफिनेशन है द पोजीशन ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर ऑफ टू द फ्लो ऑफ AC करंट या AC वोल्टेज इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या मतलब, कैपेसिटर के अंदर जो AC करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करे, वो चीज़ जो कैपेसिटर में AC करंट के गुजरने में मुज़ाहमत या रुकावट पैदा करे, उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वो चीज़ जो कैपेसिटर में AC करंट को गुजरने के लिए रुकावट दे, रुकावट पैदा करे, उसके लिए उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और उसको डिनोट करते हैं XC से। C का मतलब होता है कैपेसिटिव और X का मतलब होता है रिएक्टेंस। ठीक है जी। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इज इक्वल टू IR, इस R की जगह हम लिखते होते हैं XC। ठीक है, तो ये फिर क्या बन जाएगा, जिस तरह यहाँ पर हमने अगर बनाना है बटा, इधर भी I हो जाएगा, इधर भी I, ये कैंसिल, तो V ओवर I नहीं आ जाएगा, तो हम लिखेंगे V ओवर, लेकिन ये आएगा वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर में, और करंट भी आएगा हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के अंदर। ठीक है जी। और इसी तरह ये IVRMS रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है, और IRMS ये रूट मीन स्क्वायर हमारे पास जो है वो करंट होगा। और अगर हम इसको जो है वो फाइंड करना चाहें तो यूं भी इसका हमारे पास एक फार्मूला होता है। अगर हम कैपेसिटेंस का यूनिट, तो इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो हमारे पास यूनिट होता है वो होता है बेटा ओहम। इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसका यूनिट क्या होता है, ओहम। और ये इसके अलावा हमारे पास 1/ω/c के इक्वल भी होता है, और ओमेगा इक्वल टू होती है 2πf के। जब इधर पुट करोगे 1/ω की जगह आ जाएगा 2πf, और c वैसे का। ये न्यूमेरिकल्स में हम इस्तेमाल करेंगे, या आपने जहन में रखने हैं। थैंक यू बेटा।